नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर कहते हैं कि उनके राज में गुंडे और मवाली भाग गए हैं, माफिया खत्म हो गए हैं, क्योंकि वो उन पर बुलडोजर चढ़ा देते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती। अमित शाह कैराना गए थे चुनाव प्रचार करने, वो भी कह रहे हैं कि पूरा रामराज स्थापित हो गया है उत्तर प्रदेश में, एकदम निर्भय है हर एक नागरिक, किसी को कुछ भी सोचने समझने की दिक्कत नहीं है सुरक्षा को लेकर। लेकिन एक पत्रकार और एक युवा पत्रकार जब माफिया के खिलाफ आवाज उठाता है, जब अवांछित तत्वों के खिलाफ आवाज उठाता है, जब सरकारी खजाने को चूना लगाने वाले के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उस पर मुकदमों का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसे लगातार पुलिस के जरिए परेशान किया जाता है। पुलिस उसके बुजुर्ग मां बाप को परेशान करती है, दरवाजे पर चढ़ जाती है और आखिर में उसे एक हिस्ट्री शीटर बनाने की तैयारी कर दी जाती है। बांदा के युवा पत्रकार हैं आशीष सागर, उन्होंने एक वीडियो चलाया है और उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी जान को खतरा है और पुलिस उनका एनकाउंटर कर सकती है। आखिर क्या है आशीष सागर के डर की वजह? आखिर वो ऐसा क्या काम करते हैं जिससे पुलिस इतनी असहज, इतनी परेशान महसूस कर रही है कि उन्हें एनकाउंटर का डर सताने लगा है? आशीष, आपका आर्टिकल 19 पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो धन्यवाद ये सर। तो आपने वीडियो पोस्ट किया है कि आपका एनकाउंटर किया जा सकता है, ये क्यों किया है? मतलब ऐसा आपको क्यों लग रहा है? सर, जून 2021 से मेरे ऊपर पुलिस हमलावर है और मैं बुंदेलखंड के उस इलाके से आता हूं जहां पे सबसे ज्यादा माफिया राज है। हमारे यहाँ पे रेत और पहाड़ का खनन होता है, जिस पर मैं पिछले 11 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। जून 2021 में बांदा के पैलानी क्षेत्र में खदान चलती है अमलोर, खंड संख्या 7 और खंड संख्या 8। खंड संख्या 7 को चलाते हैं बीजेपी के कद्दावर नेता गाजियाबाद के रविंद्रकांत त्यागी, उनका लड़का है विपुल त्यागी। और खंड 8 में जो वहां के किसान बताते हैं कि उसमें होम मिनिस्टर का लड़का इन्वॉल्व है। जब हम उसको लगातार जून 2021 से लिखना शुरू करते हैं तो मेरे ऊपर एक के बाद एक सिलसिलेवार हमले किए जाते हैं। 14 नवंबर को मेरे घर में पुलिस भेजी जाती है। मैं पन्ना गया हुआ था, वहां पे मेरे पास खबर पहुंचती है, घर से बूढ़ी माँ खबर देती है कि जयराम सिंह आए हैं, जो उसमें 5% के पार्टनर थे। उन्होंने कहा कि मैं आशीष सागर को घर से घसीट करके ले जाऊंगा और उससे कह दो खबरें छापना बंद कर दे। मेरी माँ दहशत में आकर के मुझे आप कहाँ लिखते हैं? कहाँ आप कैसे, आप क्या करते हैं कि कहीं अखबार में लिखते हैं, कोई वीडियो बनाते मैं हैं? डिजिटल मीडिया पर हूँ। मेरा जो खुद का वेबसाइट है asishsagarptv.com है और मैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ बुंदेलखंड का फाउंडर हूँ। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है पीटीवी के नाम से, जिस पर 26,700 समथिंग एक आपका अनुज हूँ, तो छोटा सा मेरा एक फॉलोवर है, उस पर मैं लगातार वीडियो करता हूँ। इसके पहले मैं वीडियो वॉलेंटियर, एक संस्था थी गोवा की जिसपे मैं कम्युनिटी संवाददाता था, सामुदायिक संवाददाता, उस पर रिपोर्टिंग करता था। और अभी बीते आपका कुछ 3 अगस्त को फ्रेंच डॉक्यूमेंट्री मेरे ऊपर इसी खनन के मुद्दे को लेकर के रिलीज हुई थी, तो अच्छा, उस पर पुलिस रिपोर्टिंग। आपके घर पे आई, उसके बाद क्या हुआ? आप पन्ना गए हुए थे, उसके बाद क्या जी, हुआ? जयराम सिंह जब धमकी देकर के चले गए तो मैंने सीओ को इत्तला किया। सीओ ने जो है रात में पुलिस भेजा, तो माँ से कहा कि आप दरवाजा खोलिए, तो माँ ने कहा कि आप सुबह आइएगा। रात में 10:25 पर ये लोग आए। करीबन दर्जन भर लोग थे, आधे सादी वर्दी में, आधे खाकी में, और क्या उसमें कोई नगर महिला कोतवाल थे। पुलिस उनके साथ? महिला पुलिस कोई नहीं थी। और गाड़ी मेरे घर से 200 मीटर दूर खड़ी की गई थी ताकि मैं आवाज न सुन सकूं या मेरे घर वाले आवाज न सुन सके। तो पुलिस ने जब ज्यादा धमकाने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खोला। जब घर वालों ने कहा कि आप चैनल तोड़ दीजिए, तो इनको शंका हुआ कि शायद ये हमारे ऊपर कुछ डकैती जैसा कुछ ना कर दे, तो ये चले गए। अगले दिन मैं लौट आया, 2 कांस्टेबल मेरे घर भेजे गए और मेरी पूछताछ शुरू हुई कि इनकी इनकम क्या है, ये कहाँ से कमाते हैं, इनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं। तो मेरा रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया गया सर, जबकि लोकल इंटेलिजेंस, आईबी और हर उस अफसर को जो मौजूदा एसपी से पहले के हैं, अभी इनको 1 साल हुआ है लमसमाए हुए, सब जानते हैं कि आशीष कैसा काम करते हैं, खासकर यूपी वाली बेल्ट में, बुंदेलखंड में। तो सबको पता है कि इनका स्रोत क्या है, पूरा नेक्सस ठीक है, है एक तरह अभी का ये। कैसे पता चला कि आपकी हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी हो रही है और कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं?
5 जनवरी 2022 को उमेश गौड़ और एक सिपाही और कालू पुलिस चौकी के आते हैं। मैं कंप्यूटर पर बैठा काम कर रहा था। आवाज देते हैं तो पिताजी थे बाहर। इसके बाद मैं निकलता हूँ, बोले आशीष भाई आपको कुछ जानकारी है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, बताएं क्या बात है। बोले आपके साथ बुरा किया गया है। मैंने कहा क्या बुरा किया गया है? उन्होंने मोबाइल खोला, बोले कि ये आप ही का नाम है? मैंने कहा हाँ मेरा ही नाम है। हिस्ट्री सीट सूची 2022 95A क्रम संख्या मेरा है और कालू कुआं पुलिस चौकी में मेरी हिस्ट्री सीट खोली गई है। जब मैंने उमेश से सिपाही से कागज मांगा तो उसने बोला मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मैं आपको कागज नहीं दे सकता, आप इसको सूचना अधिकार में मांग लीजिए। 5 तारीख को उसने बताया मुझे। 6 तारीख को मैंने डीआईजी बांधा, एसपी बांधा, डीएम बांधा से अपने साथ साथ 5 साल के अंदर वो मोस्ट वांटेड अपराधी बांधा के जिनकी हिस्ट्री सीट खोली गई है या नहीं खोली गई है उनका पूरा इतिहास मांगा, शासन की गाइडलाइंस मांगी और मेरी हिस्ट्री सीट खोलने का कारण पूछा कि आपने ये परमिशन और इस पे जो और प्रोसेस है वो कैसे किया है। जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला है। कौन आया, कोई दबाव आप पर पड़ा? इसके बाद 5 तारीख के बाद में कल फिर पुलिस आती है। जब इस बीच में सोशल मीडिया पे मैंने लगातार, चूंकि पुलिस ने क्या, एसपी ने क्या किया कि अप्रूवल नहीं लिया, अप्रूवल से पहले फाइल बना ली और आईजी के पास भेज दी। 5 तारीख के बाद मैं, मेरे पिता, जो लोकल मेरे समर्थक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, वो लगातार आईजी के पास गए। आईजी ने कहा कि मुझे 3 दिन हुआ है आए हुए बांदा में। वो बनारस से बांदा आए हैं, मोदी के संसदीय क्षेत्र से बांदा आए हैं, सुरेंद्र भगत उनका नाम है और सुनते हैं कि वो झारखंड के हैं, ईमानदार अफसर हैं। तो उन्होंने कहा बूढ़े पिता से कि आप मुझे 10 दिन का समय दे दीजिए, मैं इसकी तफ्तीश कराता हूँ। 36 पेज का मेरा पूरा डॉक्यूमेंट उन्होंने पढ़ा, जो उसके साथ मैंने नजर लगाए थे वो देखे, बोले ये लड़का तो सम्मानित है, एसपी ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो पिता ने कहा कि वो तेल पानी नहीं करता है अफसरों की, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं और उनको डर है कि अगर ये इस तरह से लिखता रहेगा तो उनकी काली संसद बेनकाब हो जाएगी। तो आईजी साहब के पास वो जांच आख्या पड़ी है। कल फिर पुलिस आती है मेरे पास में। जब दिल्ली का मीडिया और बाहरी पत्रकार पूछते हैं सीओ से कि क्या आशीष की हिस्ट्री सीट खोली गई है, तो सीओ कहते हैं उनको तो जानकारी नहीं है और यहाँ पे मेरे घर पे पुलिस भेजी जाती है। कल मुझे नोटिस तामीला एक कागज लेकर के मिलने की कोशिश की बांदा के? जी, आपने एसपी से मिलने की कोशिश की, टेलीफोन पर एसपी बात के की? पास हम आज गए, पिताजी गए और मैं गया, मैं बाहर खड़ा रहा, चूंकि किसी भी वक्त मेरे साथ ये कुछ भी कर सकते हैं। जब मैं बांदा में नहीं हूं और मेरे ऊपर मुकदमा लिख जाता है, मैं नारायणी तहसील में बैठा हूं तहसीलदार के साथ, मेरे ऊपर 2020 में मुकदमा लिख लेते हैं ये, फिर उसमें फाइनल रिपोर्ट भी दाखिल करते हैं। वो बीजेपी के सांसद ने लिखाई थी, भैरव प्रसाद मिश्रा ने। तो इस तरह की ये हरकतें करते हैं कि मैं बांदा में नहीं हूं, मुकदमा लिख देंगे, इसके बाद फाइनल रिपोर्ट लगाएंगे। ये केवल क्रम संख्या बढ़ाते हैं, क्योंकि एसपी ने ये देखा कि इसके ऊपर 5 मुकदमे हैं तो इसको हिस्ट्री सीटर में शामिल कर दो और इसको पेशे वाला। खुन्नस है ऐसा आपको लगता है? एसपी से मेरी व्यक्तिगत कोई खुन्नस नहीं है, या यूं कहें कि मेरी किसी भी अफसर से इंटेंशन नहीं रहती। जो चीजें सामने आती हैं बिना तथ्यों के मैं कभी नहीं लिखता और दुराग्रह प्लस कभी रिपोर्टिंग नहीं करता। प्रशासन को ये लगता है कि ये मेरी एक कप चाय के लिए 6 घंटे मेरे पास बैठे, जैसा बांदा के अमूमन पत्रकार करते हैं, और एक एक डायरी के लिए, जब नए साल की डायरियां छपती हैं तो उनके लिए वो दलाली के लिए, मतलब 1500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक की बांदा के पत्रकारों की, खासकर जो नई पॉज जनरेशन पैदा हुई है उसकी ये क्षमता है। और बालू की खदानों से सीधा सीधा पैसा हर पत्रकार को जाता है, अफसरों को जाता है। आशीष, आप कभी कोर्ट गए रिलीफ के लिए? सर अभी 5 तारीख को 2022 को मेरा हिस्ट्री सीट का जो कागज है वो आज मुझे तामील हुआ है और अभी तक मेरे पास कोई कागज नहीं था। तो मैंने राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री और जो आला अफसरान हैं उन सबको पत्राचार लगातार किए हैं, जनता ने किए हैं। अब मैं हाई कोर्ट जाऊंगा और इनके जो कुकृत्य हैं मुझे हिस्ट्री सीटर बनाने के, इन्होंने जो मेरे साफ माथे पर लिख दिया है, तमगा लगा दिया है कि आशीष सागर हिस्ट्री सीटर है, और वो भी माफिया परस्त लोगों ने बनाया है। अब मैं इनको हाई कोर्ट पे चुनौती दूंगा और इनको ये दिखाऊंगा कि जो दलाली की पत्रकारिता में खड़े हुए लोग हैं उनके सापेक्ष जो एक व्यक्ति जो जूझ रहा है इस सिस्टम से, आप उसके माथे पर कलंक का धब्बा कैसे लगा सकते हैं। आपने बड़े बड़े लोगों के नाम लिए हैं आशीष, आप ये बताइए कि क्या जातीय वजह कोई हो सकती है आपके पीछे पड़ने की? सर अभी जो सिपाही आया उसने तो सदर एमएलए का नाम लिया है। सदर एमएलए तो मेरा सजाती है, मेरे सरनेम नाम के आगे दुर्भाग्य से दीक्षित लगा है, और चूंकि मैं तो मांस का लोथड़ा बन के पैदा हुआ था, और वो भी इत्तेफाक से द्विवेदी है। उनको जब वो विधायक बने थे 1 महीने पहले इस यूपी लोक विधानसभा में, आज से 4 साल पहले मैंने लिख दिया था कफन चोरों का रक्त बीज। वो 4 पेज की स्टोरी थी माइनिंग माफिया की, और ये बाबू सिंह कुशवाहा के राइट हैंड रहे। इसके बाद ये अब जाके सपा में आए, सपा से भाजपा में आके राष्ट्रवादी हो गए।
और उन्हीं को इत्तेफाक से टिकट रिपीट हुआ है दोबारा से। तो इस तरह के लोग हैं। जयराम सिंह बसपा के कैंडिडेट हैं तिनवारी विधानसभा। धंधा सबका एक है, लाल मोरम माफिया हैं सारे, और पार्टियां अलग अलग। क्योंकि इसमें भी गठजोड़ रहा है, उसमें भी गठजोड़ रहा है, और हमारा धंधा चलता रहे। और जो आवाज उठाए उसको आप हिस्ट्री सीटर बना दीजिए। एक आखिरी सवाल आशीष, आपको लगता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और आप मुखर होंगे तो इससे बहुत दिक्कत हो सकती है, ये कोई वजह हो सकती है अभी आप पर दबाव बढ़ाने की? चुनाव के कारण से मुझे पिछली लोकसभा में जो है 107-16 में पाबंदी की गई थी कि आप जिला छोड़ दीजिए और अशांति फैल सकती है। तो मैंने अपना जिला छोड़ करके महोबा है, ललितपुर है, इन बेल्टों पे रिपोर्टिंग की। अब इन्होंने इस तरह से मेरे पास 107-16 की जगह हिस्ट्री सीटर बनाने का टैग किया है। तो इनको पूरा खतरा है कि ये एक आदमी है, पिछले 3 पंचवर्षीय मैंने कभी वोट नहीं डाला, मैं नोटा ही दबाता हूँ, क्योंकि मैं इसे लोकतंत्र नहीं मानता। मैं से आज भी गुलामी का पूरा एक देश मानता हूं, जिसपे आवाज उठाने की आदमी को फ्रीडम नहीं है। तो मैं बांदा में ना रहूं, मैं बांदा में इनके खिलाफ रिपोर्टिंग ना करूं, जनता को पता ना चल सके कि इन्होंने क्या किया है, क्या बोया है। केवल जो इन्होंने मुगालता किया है ऊपर से लेके नीचे तक, वो सारी चीजें ये रोकना चाहते हैं कि जनता को सच्चाई ना पता सके और इसको चुनाव में प्रतिबंधित कर दो। तो ये पूरा एक कुठाराघात है मेरे ऊपर, समाज के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो सच दिखाना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं। तो मैं इसको हाईकोर्ट में चुनौती दूंगा। अभी लगातार मेरी कुछ हाईकोर्ट में पीआईएल्स हैं, मैंने अब तक 7 पीआईएल हाईकोर्ट में डाली हैं और अपने पैसे से डाली है। और समाज सब की इन लड़ाई माइनिंग लड़ता हूं। माफियाओं के खिलाफ? जी सर। सब इन माइनिंग माफियाओं के खिलाफ, खनन रेत माफिया? पहली जो मेरी रेट थी महोबा में पहाड़ माफियाओं की, 2009 की थी। इसके बाद मैं बालू को लेकर के 2012 में गया। इंडिया टुडे से लेकर के सारे लोगों ने रिपोर्टिंग किया, उसमें मुझको जितना वो मेरा सहयोग कर सकते थे मुझको कोड किया। इंडिया टुडे ने अक्टूबर 2014 की पत्रिका में देश के 12 विसिल ब्लोअर में मुझे शामिल किया एक छोटे से काम के लिए। और इस तरीके से अभी हाल में मैंने 2020 में जो बुंदेलखंड में पौधरोपण का 300 करोड़ का घोटाला है, उस पर मैंने रेट दाखिल किया हुआ है और वो चीफ जस्टिस की बेंच में ऑलरेडी चल रहा है मामला। उसमें डीएफओ से लेके कंजर्वेटर तक सब सारे शामिल हैं। तो ये लगातार, जब इनको लगता है कि ये सिस्टम को हिट कर रहा है, तो इसको हिट करो और इसको बर्बाद कर दो। फिलहाल आशीष, हम आपकी सुरक्षा को लेकर बहुत फिक्रमंद हैं और मैं अपील करूंगा दिल्ली, देश की राजधानी और बाकी शहरों में काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकारों से कि वो आशीष का साथ दें। मैं अपील करूंगा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से, मैं अपील करूंगा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से कि वो आशीष के जो पत्रकारीय अधिकार हैं और एक नागरिक के बतौर भी उन्हें जो अधिकार हासिल हैं, उन्हें कुचले जाने के खिलाफ हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आर्टिकल 19 पर अपनी बात रखने के लिए। एक बार फिर धन्यवाद से सर। बहुत प्रणाम सर। शुभकामनाएं। और आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जोखिम भरा काम है। बावजूद इसके आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, पुलिस से कुचले जाने के बावजूद बढ़ा रहे हैं, तो आपके साहस को सलाम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम सर, धन्यवाद सर।